वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान का जो केस लड़ने वाला सफारती वफ़द था जिसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में वतन वापसी के ऊपर उसके एजाज़ में इशाइया दिया और उनकी खदमात को, उनकी सर्विसेज को, उनकी एफ़र्ट्स को और उनकी कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म साहब ने इन सब वफ़द में शामिल जितने अफराद थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में उनको शाबाश दी और उनके इस इक़दाम से पाकिस्तान को जो माइलेज मिली है उसको भी उन्होंने सराहा। पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट आया है और इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट आया है और प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न था वो कितना दुरुस्त था, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 खारज जहन्नम हासिल हुए हैं और हमारे एक मेजर समेत 2 जवान शहीद हुए हैं। ये मेजर सैयद मोईज़ साहब जो शहीद हैं, इन्होंने अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया था, मारूफ भारतीय पायलट को। तो एक आप इसको कह सकते हैं वक्त की सितम ज़रीफ़ी आप कह लें, या कोई हो सकता है कि कोई प्लानिंग या महज इत्तफाक के यानी दुश्मनी किसकी थी और बदला किस बंदूक ने उनसे लिया। जो प्रॉक्सीज़ हैं भारत की टीटीपी वगैरह, मैं उनकी तरफ मेरा इशारा है। और आज हमारे जो हैं फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, वो इनके जनाजे में शरीक हुए थे और इनके यानी कि जो शहीद मेजर हैं उनके 2 कमसिन बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा तकलीफ़देह मंज़र था और जो आर्मी चीफ़ हैं उनका खिताब जो था वो भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉक्सी चल रही है ये कितना लंबा प्रॉक्सी चलेगी और क्या ये कामयाब हो सकती है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके ताने बाने कहाँ पे जाके मिलते हैं, क्या भारत में बात जाके रुक जाती है या फिर ये कुछ लंबी लड़ाई है और लंबी प्लानिंग है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास करने के बाद रीमा खान साहिबा जिस तरह कल भी कह रही थी, आज भी वो शिकवा करना है कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है। कितना भाई माइनस हुए हैं या नहीं हुए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट रजू किया और बड़े गैर रवायती अंदाज में किया। वो हसूल इंसाफ से ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा था कि वो एक जज साहब की आशीर्वाद लेने वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वो उनको आशीर्वाद मिल सकी या नहीं मिल सकी, या ये स्ट्रेटजी क्या इतनी इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो इदारों को पोल्यूट करने की स्ट्रेटजी नहीं है, इससे फ़ायदा होता है इदारों का या नुकसान होता है। बहरहाल आज जिन जज साहब के पास ये गए थे उन्होंने इनको किसी भी तरह का रिलीफ देने के बजाय जो कानून का रास्ता है उस पर चलने का मशवरा दिया। ये सारे मौज़ूआत हैं और इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। इमदाद सुमरो साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और खालिद क़यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नौशाद साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कल इशाइया दिया है, इसमें आप वज़ीर आज़म साहब की वुसअत क़ल्बी भी है या महज ये एक वक्त की ज़रूरत थी, या ये काम किसी और से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी और रुकन से भी लिया जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप 9 रुकनी जो ये वफ्द था उसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो आपको पहले तो उसकी कॉम्पोजिशन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये बड़ा सोच समझ कर बहुत सारी चीज़ों को सामने रख कर ये वफ्द तश्कील दिया गया था। सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब की अब ज़ेर सदारत कह सकते हैं कि वो गए, उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक तो पहली बात ये है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट थी और जो उसके बाद जो सिस्टम और सेटअप चल रहा था, जो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काम किया तो उन्होंने बड़े बुरे हालात में, उन हालात में जब एक आइसोलेशन वाला मामला था, हाँ, मुल्क को आइसोलेशन में ले गई थी एक हुकूमत। आपको मालूम है ना, सऊदी अरब से जो आपके ताल्लुकात हैं वो बेहतर थे, चीन से भी आपकी जो एक तरह की वो रंजिश चल रही थी, और भी हर जगह, मतलब आप यू जस्ट नेम इट। कौन सा मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जाए, शायद अफगानिस्तान भी जो था वहां पे भी जो हालात आपके सामने थे। इवन जो बाइडेन ने भी फोन नहीं किया था। फोन तो आपको याद है, वो तो खैर उन्हें भी बहुत याद होगा, जिनको नहीं आया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रंप का फोन नहीं आ सका फिर। लेकिन उन हालात के अंदर जो जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निभाई थी,
ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो उसकी जो है ना तहसीन थी, उसको खराज तहसीन पेश किया गया, उसको एडमिट किया गया, माना गया कि आपने उस वक्त बहुत अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई थी। सेकेंडली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये भी था कि बिलावल भुट्टो साहब की जो ग्रिप थी इश्यूज के ऊपर, जो ऑनगोइंग इश्यूज थे उनके ऊपर जो बतौर वजीर खारजा उन्होंने काम किया था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाना था। जो मेन जो सबसे बड़ा अहम मामला यह था कि जब आप अपने मौक़िफ़ पे, जिसके ऊपर साल हर साल एक मुल्क ने, भारत ने काम किया है, काम करने के बाद एक जो कहते हैं ना, एक हवा बांधी हुई थी पाकिस्तान की, जो वो उन्होंने वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है या उसके अंदर कोई दहशतगर्दी हो रही है, और जो पाकिस्तान एक जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो कोई नाकाम रियासत है, ये सारा जो एक बबल बनाया हुआ था भारत ने, उसको तोड़ने का अमल था, जो बज़ाहिर इतना आसान नहीं था। सही। आपने बिलावल भुट्टो साहब को जब वो अक़वाम मुत्तहिदा गए, फिर उसके बाद वो यूके गए, दूसरे ममालिक, यूरोपियन ममालिक में गए, अमेरिका गए, तो आपने वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका बात करने का अंदाज देखिए, इश्यूज को एड्रेस करना, किस सतह पर उन्होंने इश्यूज को एड्रेस किया, और फिर जो उनके पीछे टीम खड़ी थी वो भी आप उसकी, मैंने जैसा कंपोजिशन की बात की है कि क्लाइमेट चेंज से लेकर, यानी आपके जो अभी मामलात हैं, जो सिंतास मुआहिदे का मामला है, आप उसकी बात कर लें, आप यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें, आप किसी मतलब हर तरह से आपका एक मुकम्मल वफ्द बनाकर भेजा गया, जिसने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ना वो दुनिया के सामने रखा है। उसकी जो सबसे बड़ी जो समझ लें कि उसकी कामयाबी की दलील ये है कि आज इस वक्त जब मैं और आप बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर, यूएस मीडिया के अंदर उस तरह की वो जो एक खास तरह की पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिविटी थी या नेगेटिविटी थी, वो जो है वो उस तरह से आपको सामने नजर नहीं आती टू एन एक्सटेंट। देखिए, जो इंटेलेक्ट्स के साथ आप बात करते हैं, आप थिंक टैंक से बात करते हैं, ये सारी इनपुट जो है ये वहाँ के जो आप कहते हैं क्लास ऑफ हैव्स के अंदर जब आप बात कर रहे होते हैं, तो वो यूएस प्रेसिडेंट तक भी जा रही है, यूके प्राइम मिनिस्टर तक भी वो इनपुट जा रही है। उस इनपुट की बेस पे आप देखिए कि आप जो ट्रंप साहब हैं, आप उनको भी कह सकते हैं कि वो कितना ज्यादा उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है। जगह जगह आप वो बात कर रहे हैं, बार बार उन चीजों को दोहरा रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो ये सारा इसलिए मुमकिन हो पाता है कि जब आप इस तरह की डिप्लोमेटिक एफर्ट करते हैं। ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थी, खास तौर पर एक और बड़ा जो इसके अंदर पहलू था वो ये था कि आपको याद होगा कि ये जो पाक भारत जब जंग हुई और भारत शिकस्त खाने के बाद उन्होंने भी पार्लिमानी वफूद भेजे मुख्तलिफ तरह के, जिनकी जो जिस तरह से सुबकी दुनिया भर में हुई, उनको कोई अंडर सेक्रेटरी मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, कोई बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ये इंडियन मीडिया के अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा कि उनकी नाकामी जो है वो इंडियन मीडिया ने बिल्कुल वाज़े कर दी थी। उनके सफारतकार जो है बुरे तरीके से नाकाम हुए, जो सफारतकारी करने के लिए जो पार्लिमानी वफ्द गए। उसके बरक्स हमारे जो ये वफ्द गया, इसने जाके उस सारी जो उन्होंने वहां कोशिश की थी उसके तासर को ना सिर्फ जाहिल किया बल्कि अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अब दुनिया भर में पजीराई भी हो रही है, दुनिया का मौक़िफ़ को भी दुनिया तस्लीम कर रही है। ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो जहन बनाए हुए थे, जो ब्रेन साजी की गई थी यूरोप के अंदर भी, अमरीका के अंदर भी, उसको पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हो गए। इस वक्त ने बहुत अच्छे तरीके से वो सारा कन्वे किया। उसमें यकीनन डोजियर भी मौजूद हैं, उसमें फैक्ट्स भी मौजूद होंगे, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो इस सतह के लोगों को आप सबूत के तौर पे दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, उनको चीज़ें फैक्ट्स गिनवा रहे होते हैं। वो सारा कुछ किए जाने के बाद आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मेजर प्लेयर के तौर पे, एक रिस्पेक्टेबल रियासत के तौर पे और एक जिसे कह लीजिए कामयाब सफारतकार मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। और इसी जाने की वजह से आप देख रहे हैं कि आपका जो दुनिया के ममालिक हैं उनके अंदर जो पाकिस्तान का जो वकार बुलंद हुआ है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की हुकूमतें हैं, वो पाकिस्तान की तरफ उनका टिल्ट नजर आता है, जो कभी भारत की तरफ हुआ करता था। एक वक्त था हमारी बात तक नहीं सुनी जाती थी, हम सच बोल रहे थे और कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज हमारा सच जो है वो सामने आ चुका है दुनिया के सामने। भारत का झूठ बेनकाब हो चुका है कि भारत तो खुद एक दहशतगर्द रियासत है। और अभी आपने जो अपने टॉपिक में जो ये अभी जनूबी वजीरिस्तान की बात की है, उसमें आपने इंडियन प्रॉक्सी की जब बात की है, तो ये बात दुनिया के सामने अब अया हो रही है ना कि यहां पर जो दहशतगर्दी है वो कराने वाला कौन है। और फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन को पाक भारत दुश्मनी के अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान, भाई वो तो कनाडा को भी नहीं छोड़ते,
वो अमेरिका के अंदर भी कार्रवाई की कोशिश करते हैं, वो बरतानिया के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी कई लोग निकाले गए, और तो और ये अब जो इसराइल जो ईरान के ऊपर हमला है वहां पर भी जो लोग पकड़े गए हैं मोसाद की जो करते हुए जो उनके लिए जासूसी कर रहे हैं, वो भी इंडियंस निकल रहे हैं, अफगानी भी हैं, वो भी निकल रहे हैं। लेकिन इंडियंस जिस तादाद में निकले हैं या जिस तादाद में पकड़े जा रहे हैं, तो उससे वाजे होता है। और ये जो आपने एक बीच में एक वर्ड बीच में कहा था ना कि ये मामला सिर्फ भारत तक रुकता है या इससे आगे भी जाता है, इसके आगे भी सर, ये इससे आगे जाता है। वो ये मुसाद के उसके अंदर वो जो एक नेटवर्क है इसराइल के साथ, यानी इसराइल का बगल बच्चा भारत, और ये उस पर्सपेक्टिव में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल सही है। अच्छा इमदाद साहब, ये कुछ लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बड़े ज़हीन फ़तीन लोग हैं जो सियासी मामलात के साथ साथ सफारती मामलात को भी हैंडल करते हैं। मुस्लिम लीग नून भी 3 दफ़ा की फेडरल गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा रखती है, बल्कि अब तो चौथी दफ़ा ये तजर्बा है उसका। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का केस पेश करना था और एक मैसेज देना था यानी दुनिया को कि हम मुत्तहिद हैं। और तीसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने वसअत क़ल्बी का भी मुज़ाहरा किया कि इस विक्ट्री में जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में आई, क्योंकि हुकूमत उनकी थी और स्ट्रेटजी उनकी थी, तो उसमें उन्होंने एक शेयर भी दिया है। ये आपको बात में कोई दम लगता है कि ये नहीं? देखिए इमरान साहब, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स कर रही होती हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, मिजाज भी कुछ और होता है। वो अपने अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने अपने मंशूर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात होती है आलमी लेवल की, तो उस वक्त फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये पसे पर्दा चली जाती है, उसकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं रहती। ये जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया, ये फैसला कोई मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं था, ये फैसला कोई पीपल्स पार्टी को सामने रख के नहीं किया गया था, ये फैसला पाकिस्तान के मफाद के सामने रख कर किया गया था। जिस तरह नौशाद साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो जो 16 माह का टेन्योर है बतौर वज़ीर ख़ारजा, और जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर जो 2022 के सैलाब में उन्होंने दुनिया की तवज्जो दिलवाई पाकिस्तान की तरफ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पर लेकर आए, तो उनकी जो सलाहियतें थी। और फिर उसके बाद जब 22 अप्रैल का जो पहलगाम वाक़े के बाद हमारी हुकूमत पूरे एक एक बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर रहा था। एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कभी कभी बंदा प्लानिंग के बगैर मैदान में उतर आता है जब कोई मुसीबतें कौमों पर आती हैं। हर किसी ने अपना अपना की साइड संभाल ली हुई थी ना। तो जो इंटरनेशनल मीडिया था उस पर ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा उनको पाकिस्तान का केस लड़ते हुए तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा। हालांकि वो तारड़ साहब भी लड़ रहे थे केस, बाकी हमारे जो अपना वज़ीर दिफा थे, वज़ीर ख़ारजा, सारे अपना अपने हिस्से का काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि जो मिनिस्टर्स थे वो कई और महाजों पर भी काम कर रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फॉरेन महाज संभाला तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आया। उसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने ये देखे बगैर कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं जिन्होंने अगले इंतखाबात में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, ये देखे बगैर उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं ना वसअत क़ल्बी का, उसका मुज़ाहरा डेफिनेटली उन्होंने किया है और फिर उसका रिजल्ट आया है। अगर वो थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर सोचते, ये देखते कि जी मैं अपनी पार्टी के फलां बंदे को क्यों ना भेजूँ, या ये क़यादत जो है वो जो वफद में शामिल मुस्लिम लीग नून के जो और इंतहाई सीनियर और इंतहाई मुदब्बर दोनों मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त मुसद्दिक मलिक साहब भी और खुर्रम दस्तगीर साहब भी, और बहुत कमाल के सियासतदान हैं, बड़ा ठहराव और बहुत रख रखाव वाले, और सफारती महाज पर उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा किरदार उनका रहा है। तो वो बेसिकली ये था कि एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी का केस प्रेजेंट करने का जो एक अंदाज रहा है हमेशा, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो एक तो पॉलिटिकल पार्टी या पूरी कौम का इत्तेहाद, और दूसरा उनकी अपनी सलाहियतें। देखिए भारत का केस जो था ना दहाइयों से पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको मलियामेट कर दिया गया। एक तो भारत की अपनी ज़ाहिर हरकतें थी पहलगाम के बाद, दूसरा भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन वहाँ अमेरिकन जो जर्नैल हैं सेटकॉम में बैठकर वो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फिनोमिनल अलाई है हमारा भारत का। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया जाता है और काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी होती है पाकिस्तान को दी जाती है। तो ये पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा और फिर इस वफद के जो मेहनत थी उसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है।
और भारत में जो शशि थरूर का जो वफद था उसका ज़ाहिर हम तो उसको नहीं फॉलो कर रहे थे ना, लेकिन वहाँ से इंडियन मीडिया वीडियो क्लिप निकाल निकाल कर चला रहा था कि देखिए ये तो वहाँ पर गाना बजाना कर रहे हैं, ये तो पार्टियाँ करने गए, उनको कोई मिल नहीं रहा था। और पाकिस्तान का एक ही वफद क्या, और एक वफद ने जिस तरह और रोज़ाना कोई 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बड़ी हलचल पैदा की हुई थी। पैदा की और मीटिंगें, मुलाकातें और हाई लेवल पर जाकर, तो वो जो जिम्मेदारी दी गई थी मेरा ख्याल है जो सोच कर वो उस वफद ने पूरी की। और फिर बनता भी था कि वज़ीर आज़म साहब ने उनको बुलाकर, वो एक एजाज़ होता है कि एक वफद वापस आए और प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रिशिएट करने के लिए उनको। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो जो टारगेट्स थे सेट वो अचीव कर लिए गए एक सर, तरह से। जब काउंटर टेररिज्म कमेटी को पाकिस्तान के हवाले किए जाना अक़वाम मुत्तहिदा की, ये बड़ी अचीवमेंट है ना, जिसकी इंडिया मुसलसल मुखालफत कर रहा था क्योंकि हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा था इंडिया की तरफ से। खालिद कीम साहब, एक देखें, दो सियासी हरीफ हैं बेसिकली, और जब पाकिस्तान का यानी मामला आया और पाकिस्तान के ऊपर कोई वक्त आया तो वज़ीर आज़म साहब ने नहीं सोचा कि यार कि मैं और कुछ नहीं तो किसी अपने ख़ास बंदे को भेजूं, लोग हैं इस तरह के उनकी पार्टी में, इवन मरियम साहबा को भेजा जा सकता था पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने जो फैसला किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, ये पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए किया, जिस तरह दोनों दोस्तों का ये ख्याल है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं कि वो जब सिंध ताश मायदे की बात कर रहे थे बिलावल साहब, तो उनका जो रद्द अमल था वो तो समझ ही नहीं आ रहा था पार्लियामेंट के अंदर को उनको गुस्सा किस बात का चढ़ गया, वो किस तरह से, मतलब पाकिस्तान कुछ लोगों का जो है वो सब्जेक्ट नहीं है एक तरह से। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी मफाद में, मुल्क के मफाद में, मुल्क के मफाद को सामने रख कर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है की क़यादत में वफ़द जो है पाकिस्तान का केस बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ने के लिए भिजवाया। ये दुरुस्त बात है आपकी कि वो अपनी पार्टी की किसी शख्सियत को किसी मिनिस्टर की सरबराही में भी भेज सकते थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने कौमी मफाद में एक ऐसा वफ़द तश्कील दिया जिसका बैनुल अक़वामी सतह पर एक ज़्यादा जो है इम्पैक्ट और असर जो है अब वो नजर आया। और उसमें फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में जो वफ़द है इसने बैनुल अक़वामी सतह पर भारतीय प्रोपेगंडे को बेनकाब किया और पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो कौमी जज्बे के तहत जो है वो ज़ोरदार तरीके से जो है वो दुनिया के सामने रखा। और फिर इस मुकदमे को जब दुनिया के सामने रखा तो फिर दुनिया का जो एक रिस्पांस था, एक रद्द अमल था, वो मस्बत तरीके से पाकिस्तान के हक में आया। भारत का जो वफ़द जो है वो बरूने ममालिक जो है जो भिजवाया गया था शशि थरूर की सरबराही में, और दीगर वफूद भी भिजवाए गए थे, उनका एक ही मकसद था कि भारत की जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर जो है कोई ना कोई जो बयान है अब वो हासिल किया जाए, लेकिन इसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। बल्कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है वो पजीराई हुई और पाकिस्तान को दफ़ाई महाज पर कामयाबी के साथ सफारती महाज पर भी बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो कामयाबी मिली और पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उसको माना गया, दुनिया ने तस्लीम किया। और एक और इस कामयाबी की, इस वफ़द की कामयाबी की एक वजह ये भी थी कि इस वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का मसलसल ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ और वजारत ख़ारजा के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो थी और तसलसल के साथ जो है वो राब्ता रहा। और आपने देखा होगा कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो दोस्त ममालिक के दौरे पर जो हैं वो रवाना हुए और उन दोस्त ममालिक का जंग में यकजहती का इजहार करने पर, पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा करने गए और दूसरी तरफ ये वक्त भिजवाया गया।
लेकिन हम जो गुफ्तगू वजीर आज़म पाकिस्तान की जो गुफ्तगू हम देखते थे, उसी तर्ज पर जो है बैन अल-अक़वामी सतह पर उसी तनाज़र में बिलावल भुट्टो जरदारी की आज जो गुफ्तगू है आप वो भी हमें नज़र आती थी, और इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि ये एक मरबूत किस्म का जो राब्ता है वज़ीर आज़म के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का, उसका नतीजा है। और इसमें देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका देखिए वेस्ट के अंदर एक असर है, वहाँ पर एक उनका मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से जो है वो वेस्ट को समझाने में कामयाब रहे हैं, और एक उनकी लेगेसी भी है। लेगेसी ये है कि एक तो वो खुद कामयाब वजीर खारजा रहे PDM के दौरे हुकूमत में, और उसके साथ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी देखिए जब पाकिस्तान को मसाइल का सामना हुआ, जब पाकिस्तान मुश्किलात में था और नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर थी, तो उस वक्त भी तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ साहब से उनकी हुकूमत के साथ ताउन किया। और आपको याद होगा कि कौमी असम्बली की जो खारजा अमूर कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी उसकी की वो चेयरपर्सन बनी, कश्मीर इश्यूज पर भी। और कश्मीर के मामले पर भी जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी मफाद में तो जो है वो बेसिकली ताउन पाकिस्तान की सियासत में ये रवायत है कि जब पाकिस्तान का मामला आए तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते किया। हैं। लेकिन इसके बरक्स जिसका आपने इशारा किया कि दूसरी तरफ आप देखें कि जब कौमी मफाद का मामला आता है तो ख्वाह बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे वफूद गए हों, तो हमारी एक जमात ऐसी है कि जिसकी सोच और भारत की जो सोच है अब वो आपको एक जैसी नजर आएगी, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं, कौमी सलामती के अदारे हैं, उनको जिस तरह भारत के अंदर टारगेट किया जाता है, उसी तर्ज पर हमारी वो जमात जो है वो टारगेट करती है। बल्कि उनसे पहले हमला भी कर देते जाके। वो जमात जब खुद हुकूमत में थी ना जी, तब बिलावल भुट्टो गए थे पाकिस्तान से बाहर, वहां पर सवाल हुआ था पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि वो मैंने वहां जाकर करनी है, वो मेरे वजीर आजम है, मेरे मुल्क के वजीर आजम है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और उसके बाद भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर तो कुछ और सवाल भी थे, वो कश्मीर से हाँ, मुतल्लिक थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमने घर में जाकर लड़नी है, बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं पाकिस्तानी हूँ और वो मेरे वजीर आजम है, और वो खुद जब जाते थे बाहर जी, तो मैं जाकर इसी तरह मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। चले बहरहाल वो भी जिक्र करेंगे उनकी भी सियासत का अगले सेगमेंट में, इससे अगले सेगमेंट में। तो अभी दो बातें हैं जी। एक तो फितनतुल खारिज वाला जो चल रहा है पाकिस्तान में, आज जो आर्मी चीफ हैं वो मोइस शहीद के जनाजे के ऊपर भी गए हुए थे, दो बच्चे मासूम उनके साथ खड़े थे, दुआ मांग रहे थे, बड़ी तकलीफ दे वो वाली तस्वीर थी। तो प्रॉक्सी ये इंडियन है, और इंडिया के पीछे अब तो कोई ढकिचपी बात नहीं, अगर उनके ड्रोन यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आपके सामने है कि ये पीछे डिज़ाइन किसके हैं और वो क्यों हैं, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। कल 2 दिन पहले पीर को जो अजीत दोल साहब हैं ये गए SCO के सिलसिले में कश्मीर इधर चाइना, और वहाँ पे वो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने, वैसे तो वो सरहदी मामलात को भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी वो अपने दरीना दोस्त तमाम मौसमों की दोस्ती जिनके साथ है उनको समझाएं कि वो जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान भारत में ना करे। तो ये वाली वो राग अलाप रहे थे, और इधर तो सबूत भी हैं, इधर सारा कुछ आपके सामने है। तो ये आपको जो प्रॉक्सी है जिसके पीछे वैसे तो आसिम मलिक साहब भी गए हुए हैं, हमारे जो कौमी सलामती के मशीर हैं वहीं पर SCO में, तो वो उसका जवाब दे देंगे उधर जो भी उन्होंने देना है। लेकिन ये जो प्रॉक्सी जो एक जॉइंट वेंचर चल रहा है इसराइल का और भारत का पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी चलाने का, ईरान में भी उसी तरह का है, कुर्द वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उसी तरह से है। ये कितना लंबा आपको लगता है कि ये चल सकता है, ये प्रॉक्सी वाला खेल? देखिए इस वक्त तो अगर आप इस वक्त पिछले मॉडर्न वॉरफेयर में देखें तो ये प्रॉक्सी जो है ये पिछले तकरीबन 2-3 दिहाइयों से ये तकरीबन मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर और यहाँ हमारे यहाँ भी एशिया के अंदर भी बरसगीर में भी ये चल रही है, ऐसा नहीं कि ये चल नहीं रही। अब मामला ये है कि उस सूरत में प्रॉक्सी आपको फ़ायदा देती है ये कि जब आप अनर्थ ना होए,
ये बिल्कुल उस तरह ही है जिस तरह आपके स्पाइज अगर सामने आ जाएं तो फिर ऐसी जासूसी तो किसी काम की नहीं है ना, फिर तो वो उल्टा गले पड़ जाती है। जैसे कुलभूषण यादव साहब जो है वो भारत के गले की हड्डी है, वो देखे ना, वो आपके पास हैं, जब तक आपके पास है तब तक भारत जो है वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि कुलभूषण आपके पास है, वो जीती जागती जागता सबूत है भारत की जो ये जो हरकतें वो कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर। ये जो प्रॉक्सीज के खत्म होने का मामला है ना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इनके ऊपर कोई काबू पाया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक भारत ये तस्लीम नहीं करेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके बराबर का एक मुल्क है। पहले वो समझता था कि ये छोटा है, फिर उसका ख्याल में आया कि इसको होना नहीं चाहिए। वैसे तो वो तस्लीम उसने एक्चुअली किया नहीं, तस्लीम किया होता तो वो शायद इस तरह की फेजेस और स्टेजेस में ना उलझा होता, ज़हनी उलझाव का शिकार ना होता। लेकिन अब चूंकि वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, वहां एक पहले ही मामलात जो थे, पहले तो वो ये दावा करता था हम जी लिबरल कंट्री हैं, फिर जी हम जमहूरी कंट्री हैं। अब तो वो जो स्लोगन्स थे, नारे थे जो वहां लिबरलिज्म के, या वो भी दम तोड़ चुके हैं। हिंदुत्व ने पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो असल शक्ल है वो सबके सामने रख दी है। एक मामला तो ये है जो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन ये इससे उनकी जो पॉलिसीज ड्राइव होती हैं टूवर्ड्स अदर कंट्रीज, वो बांग्लादेश के अंदर भी कोई जो उससे बन पाता है वो करने की कोशिश करता है। वो कोई साथ वाला मुल्क कोई और होगा, वो नेपाल होगा, भूटान होगा, वो वहां पे भी उसका हेजमोनिक जो डिजाइन है वो मौजूद हैं। अब मसला ये है कि उस पाकिस्तान उसके मुकाबले पर खड़ा है। सही, हम उसकी जो है ना इस हेजमनी को तस्लीम नहीं करते। वो चाहता है कि वो इस खित्ते का वो जो चौधरी बन जाए। वो चौधराहट जो है वो अब खाक में मिल गई है, आपने उसको शिकस्त भी दे दी है, अब उसका इम्कानात भी खत्म होते जा रहे। तो क्या होगा कि वो अपनी खिफत के अंदर इस मामले को मजीद बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो मजीद इस चीजों को बढ़ाएगा। जिस तरह अभी आपने आर्मी चीफ का जो हमारे मेजर मोईज जो है उनकी शहादत की बात की है, हमने थोड़ा सा हल्का सा ये भी बात कही है कि ये इंडियन प्रॉक्सी ही थी जो वहां लड़ रही थी। और जो मेजर साहब हैं वो बड़े मशहूर थे अपने इस मामले के अंदर कि वो फितना अल ख्वारिज के खिलाफ वो बहुत ज्यादा दीदा दिलेरी से ऑपरेशंस करते थे। यानी वो हेड्स ऑन जाके ऑपरेट किया करते थे इनके खिलाफ, और वो मशहूर थे इसलिए अपनी जो रैंक्स हैं उनके अंदर। तो जब वो मशहूर थे, हो सकता है ये इस चीज का इम्कानात को रद्द नहीं किया सके, उनको स्पेसिफिक टारगेट जरूर किया। लेकिन आप ये देखिए कि जो मेजर साहब हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने अभिनंदन को बचाया। हो सकता है चाय भी एक्चुअली उन्हीं की पेश करना हो, जो मशहूर चाय है, जिससे भारत जो है ना वो ये समझ लें कि भारत के सामने चाय पेश की जाए तो फिर आप समझते हैं कि क्या गुस्सा कर जाता है। लंदन में तो होता है इस तरह। अब वो तो उनको तो जामे शहादत अल्लाह ताला ने दिया, वो तो अब उनके दर्जात ही और हैं। लेकिन वो अभिनंदन अभी जिंदा है, तो अभिनंदन को याद तो आता होगा ना कि मुश्तइल हजूम से किस शख्स ने मुझे बचाया था। सही, जिसको मैंने कहा था कि मैं कैप्टन साहब, मैं आपके आगे, जब वो कैप्टन थे जब 2019 में, तो वो और उनके सामने कि जी मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं, तो उनको याद तो आता होगा। तो वो लोग जो राह हक पर शहीद हो रहे हैं, वो उनकी जो अच्छाइयां हैं वो नजर आती हैं कि उन्होंने उस वक्त भी उसको गया, वरना हो सकता है कि वो कहते हैं मुश्तइल हजूम को कितनी देर लगनी थी, कितनी देर लगती, थोड़ा सा वो अगर वो उस वक्त वो चाहते वो अपनी दुश्मनी को अपने प्रोफेशनलिज्म पे गालिब आने देते, अपने जज्बे को, अपने ख्याल को। लेकिन पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनली बहुत साउंड है, ये दुनिया ने कबूल कर लिया। हमने जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा इस जंग में भी किया है, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किस हद तक प्रोफेशनल है, और वही प्रोफेशनलिज्म मेजर मोईज में भी मौजूद था। बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने उनकी जान भी बचाई। आज वो खैर अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। अच्छा जी नूर इमदाद साहब, चूंकि वक्त कम है तो टॉपिक हमारे पास दो और भी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी जो फितनतुल खारिज वाला है इसके ऊपर अपना जो फीडबैक देना है सो दें। ये जो केपी असम्बली ने बिल मंजूर किया है, फिनांस बिल, इसके बाद जो शुरू हुआ है काम, और उसके बाद फिर वो जो बातें अजीबोगरीब सी होना शुरू हो गई हैं। इवन जो आज सबसे दिलचस्प बात थी वो पॉलिटिकल स्टंट जो खेला उन्होंने कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सादा दरख्वास्त लेके बराह रास्त एक अदालत में एक जज साहब के पास। ये फनकारियाँ क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, जो वो है फितनतुल खारिज वाला मामला, उस पर मैं मुख्तसरन बात करूँगा। नौशाद साहब ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता दी, उसमें एक इजाफा मैं उसमें करना चाहूँगा। ये जो 22 अप्रैल पहलगाम के बाद जी जो कुछ इंडियन मीडिया, बीजेपी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बजाते खुद नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते रहे टीटीपी के लिए, बीएलए के लिए या दीगर प्रॉक्सीज के लिए, उनको ओन करते रहे,
तो वो इसके अलावा हमें कोई और सबूत की ज़रूरत नहीं है सारे मामले में, बावजूद इसके कि ज़ाहिर है हमारे पास बहुत कुछ है। तो प्रॉक्सीज हैं और वो कर रहे हैं पाकिस्तान में सारा कुछ। दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं केपी की हुकूमत की, देखिए ये अजीब व गरीब किस्म की ना एक अपनी दुनिया में रहने वाले लोग। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के दस्तखत से बजट पास होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ले जाएं कि जब हमने अपने सरबराह से अपना मंजूरी लेनी है? भाई ये आइन और कानूनी तकाजा नहीं है। दूसरी बात, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत ही नहीं है केपीके में, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हाँ, वो आज़ाद अरकान की आज़ाद हुकूमत है अरकान या की फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। हाँ। अच्छा, तीसरी बात, मतलब कंफ्यूज। तीसरी बात, अच्छा, वो वहाँ पर वो जो कहते हैं कि जी जाकर कहें अदालत से कि हमने अपने सरबराह से अपना मंजूरी लेनी है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी नहीं है। मतलब आप ये देखें ना जिस तरह वो इनके दिमाग चल रहे हैं। अब वो जाकर जज साहब के सामने काबिल एहतराम लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि जी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब वो तो जज उन्होंने साहब कहा नहीं कि वो तो दे दिया था। अच्छा चले वो जज साहब ने ज़ाहिर है उनको कहा कि भाई ये लीगल वे नहीं है भाई, तरीका ही नहीं रजिस्ट्रार के पास जाएं या मैक्सिमम आप काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब के पास। अच्छा चले, अली मीन गंडापुर साहब तो हो सकता है जज्बाती होकर चले गए हों, लेकिन लतीफ खोसा साहब तो बड़े मतलब आप क्या मैं वो वकालत के साथ सियासत मिक्स है ना। असल बात मसला पता है क्या, तहरीक इंसाफ के 1.5 मिनट बचा है, मैं चाह रहा हूं कि तो हिसाब भी कर मार क्यों खा रही है कि उनके वकला को वकालत के लिए रखा गया, वो सियासत कर रहे हैं। असल बात ये है। अच्छा जी सर, आप क्या कहते हैं इस सारे इशू के ऊपर? ये जो पीटीआई मखमसे का शिकार है या फिर मतलब कोई डंग टपाऊ पॉलिसी चला रही है, मतलब हो क्या रहा है? कोई पॉलिसी नहीं है, हर ग्रोह अपनी अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है और बानी पीटीआई की डयाला जेल से जो पॉलिसी है उस पर कोई ग्रुप जो है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मुख्तलिफ किस्म लड़ाई इस कदर शदीद है, इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं और तकसीम इस कदर गहरी है कि पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है। और लगता यह है कि जो पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप और पार्टी के मुख्तलिफ लीडर आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को माइनस करने की बजाय उन्होंने बानी पीटीआई को माइनस कर दिया है। और इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो कोई पार्टी की डायरेक्शन जो है वक्त पूरा हो चुका है, पता नहीं किस किस का वक्त चुका है। मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये सब पाकिस्तानी हैं। इनको पाकिस्तानी बन के उसी तरह सोचना चाहिए जिस तरह ये दो पार्टियां सोच रही हैं। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, पता नहीं सोचती कि नहीं सोचती। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अगले पीर को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।